नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है क्लाइमेटोलॉजी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और एक क्लाइमेटोलॉजी सीरीज जो है वो आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम एक सोलर इंसोलेशन से स्टार्ट करेंगे और सोलर इंसोलेशन से आगे बढ़ते हुए हम इसमें सोलर इंसोलेशन जो सूर्य तप है उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसका सोलर इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट, प्लस आपका फिर एटमॉस्फेरिक लेयर, फिर उससे संबंधित जो है कई वेदर सिस्टम से रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारी चीजें पढ़ते हुए फिर हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेट जोन, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में कौन कौन से वेजिटेशन, एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि इस क्लाइमेटोलॉजी को हम जो है कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व करने की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से क्लाइमेटोलॉजी सीरीज के। वो फर्स्ट लेक्चर जो है, आप एक पीछे इमेज दिख रहे हैं सन की रेडिएशन आते हुए अर्थ की तरफ, है ना। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर जो है वो है स्टार्ट होता है सोलर इंसोलेशन से। सोलर इंसोलेशन या इसी को हिंदी में हम बोलते हैं सूर्य तप। अब आपका देखिए, ज्योग्राफी में मैं जो आपसे एक लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगी, जो मैं ऑफलाइन क्लास में भी आप सभी को बोलता हूं, कि आप ज्योग्राफी में क्यों और कैसे क्वेश्चन आपको लगातार पूछते जाना है। क्योंकि अगर आप ये इस तरह से आप चलेंगे तो ज्योग्राफी आपके लिए क्या है, काफी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि ज्योग्राफी जो है बेसिकली देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक सब्जेक्ट है। तो यहां पर हम पहला टॉपिक स्टार्ट किया है हमने सोलर इंसोलेशन, सूर्य तप। तो आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सूर्य तप मींस होता क्या है। तो सूर्य तप यानी क्या, अगर हम देखें सोलर इंसोलेशन की, तो यहां पर एक शब्द आ रहा है सोल। अगर आपने थोड़ा सा लैटिन वर्ड्स को देखा होगा, तो लैटिन भाषा के जो वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड्स जो होते हैं, लैटिन भाषा में जो है सूर्य को, सन को जो है एक शब्द यूज किया जाता है सोल। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि लैटिन भाषा में मून को अगर देखा जाए तो मून के लिए एक शब्द यूज होता है लूना। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अर्थ जो है, अर्थ को हम कहते हैं टेरा। ये जब आगे हम अलग अलग सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बात कर लेंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आई तो मैंने आपसे शेयर कर ली। तो लैटिन भाषा में जो है सन को बोला जाता है सोल। यहां पर हम शब्द बोल रहे हैं इंसोलेशन। तो इंसोलेशन की अगर बात करें तो इंसोलेशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सोलर इंसोलेशन से तात्पर्य यह है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सूर्य से आने वाला जो विकिरण है जो पृथ्वी को प्राप्त हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। तो यहां तो आप एक डेफिनेशन समझ गए सोलर इंसोलेशन। अब यहां पर कुछ और कंसेप्चुअल बात है कि यहां से जो सन से लेकर जो रेडिएशन हमारे पास आ रहे हैं, जिसे हम सोलर इंसोलेशन कह रहे हैं, ये आ कहां से रहा है और ये किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं एक सन का स्ट्रक्चर। जैसे हम बात करते हैं कि जो सोलर विकिरण हमारे पास आ रहा था, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा था, उसका जन्म जो है वो होता है आपके कोर रीजन में, ये वाला कोर रीजन में। यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन, हिंदी में बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन, या इसी के लिए एक शब्द यूज होता है इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब यह होता है कि इस प्रक्रिया में दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर जो है एक नया एटम फॉर्म करते हैं और उसमें जो है एनर्जी रिलीज करते हैं। यहां पर अगर आप देखें सन के कोर में हाइड्रोजन एटम आपस में टकराते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और उससे बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और फिर वो एनर्जी जो है रेडिएशन के रूप में जो है आगे बढ़ती है और फिर फोटॉन के रूप में या आगे ट्रेवल करते जाती है। फोटॉन मींस यानी कि जो लाइट्स के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं उस लेवल में ट्रेवल करती है और फिर ये
सूर्य से होते हुए हमारे पास पहुंचती है। यहाँ पर देखिए सन के क्या है कि अलग अलग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सन का। ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं आपके डायग्राम से बात कर रहा हूँ। इसमें कोर हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया, फिर उसके बाद में जो हम आंखों से देखते हैं सूर्य का भाग वो कहलाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर और फिर जो सूर्य का जो वायुमंडल उसके आसपास जो फैला होता है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और कोरोना जो कि कई हजारों किलोमीटर तक, लाखों किलोमीटर तक जो है सूर्य के आसपास फैला होता है वो है कोरोना। जनरली हम जैसे एक्लिप्स के समय, जो सूर्य ग्रहण के समय हमको कोरोना विजिबल होता है। तो फोटोस्फीयर से होते हुए ये एक जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, किसके रूप में बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एनर्जी जो है इसको हिंदी में हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पर एक शब्द और आया है, मैं आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करते आ रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो तरंग यानी यहां पर एक शब्द यूज किया मैंने वेव। वेव का मतलब ये होता है कि ये जो जहां से जो रेडिएशन जो निकलेंगे, रेडिएशन जो है वो इस फॉर्म में निकलते हैं, इस फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि वेव फॉर्म में जो है वो लगातार ट्रेवल करते हैं। तो इसलिए जो है इसको वेव बोला जाता है। और यहीं पर एक और मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं जो कि आगे हमारे काम में आएगा, कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है वेव का, किसी भी वेव का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, है ना, यानी क्रेस्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग जो रहता है, नीचे वाला भाग जो रहता है, सॉरी एक सेकंड, ये इस तरह से जो है इसका फ्लो होता है ना, इसमें जो नीचे वाला भाग जो रहता है उसको बोलते हैं ट्रफ। अब यहां पर बात हो रही है कि दो क्रेस्ट जो उठे हुए भाग है, क्रेस्ट है ना, उसका दोनों लगातार क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है, या लगातार दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो अब हम एक चीजें जान चुके हैं कि सूर्य की जो एनर्जी होती है उसका सोर्स कहां है, कोर है। वहां से रेडिएशन जो है निकलना स्टार्ट होते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर होते हुए जो है वो हमारी अर्थ की तरफ आते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और वो कैसे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आके जो है हमारी अर्थ तक जो है पहुंचते हैं। और इसी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हमने क्या कहा है, सोलर इंसोलेशन। अब यहां पर एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको कि एक और हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि सन की जो कोर एरिया है वहां पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, जो विकिरण बनने की, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी रेट जो है, यानी कोर के अंदर जो हाइड्रोजन एटम जो है टकरा के जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका अगर हम रेट देखें तो वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब अंदर बनने की प्रक्रिया जो है वो कांस्टेंट है, तो वहां से जो रेडिएशन निकल रहे हैं और जो अर्थ में पहुंच रहे हैं उसकी भी रेट जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहीं से एक और शब्द आता है हमारा, जो क्लाइमेटोलॉजी में आगे हम पढ़ेंगे, सोलर कांस्टेंट, यानी कि इसे बोलते हैं हम सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक, इसका तात्पर्य अगर हम बोले तो यह है कि जो ये मान लीजिए सन है, और सन से जो रेडिएशन आपके जो अर्थ पे आ रहे हैं ना, इसका जो रेट है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता चुका हूं कि जो कोर में भी जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस हो रही है वो भी क्या है, एक कांस्टेंट रेट से होती है। तो यहां पर जो है सूर्य का विकिरण जो पृथ्वी पर पहुंच रहा है उसका रेट जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपके मैंने बोला था आपको कि क्यों और कैसे पूछना है, तो यहां पर एक और चीज पूछ सकते हैं आप कि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू जो है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो आती है 1.94, या किसी किसी किताब में जो है आप 1.95, और इसको अप्रोक्सीमेट जो है कई लोग जो है इसको 2, इसका 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी वैल्यू होती है। यानी कि सूर्य की टोटल वैल्यू जो है, जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू हम बोलेंगे 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट। इसे लेंजनी में भी हम शो करते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, सोलर कांस्टेंट की।
यानी कि जो सूर्य का विकिरण जो हमारे पृथ्वी पर प्राप्त हो रहा है वो एक स्थिर दर से प्राप्त हो रहा है। हमने यहां जान लिया है कि किस दर से ये प्राप्त हो रहा है। अब एक और चीज आती है, जब मैंने सोलर इंसोलेशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि जो हमारा सोलर इंसोलेशन है उसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। तो यहां पर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सोलर इंसोलेशन का सूर्य तप की क्रियाविधि, कि ये किस तरह से ये चीजें रेगुलेट होती है ना, क्रियाविधि या सोलर इंसोलेशन का मैकेनिज्म। अब यहां पर सोलर इंसोलेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जैसे हम बोलते हैं कि सन के द्वारा जो रेडिएशन निकलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक और बता रहा हूं कि जो सन से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसको हमने बोला क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ का रेडिएशन। और आपको एक और चीज पता होगी कि ये सन के रेडिएशन जो हमें प्राप्त हो रहे हैं जो कि शॉर्ट वेव में, ये पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी भी गर्म होती है सूर्य के रेडिएशन से, और गर्म होने के बाद में वो भी अपने में से क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है, बाहर कर निकालती है। और वो रेडिएशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव। तो ये चीजें तो आपने समझी है और जानते भी होंगे कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहीं से आपको टॉपिक मिलेगा कौन सा, सूर्य तप की क्रियाविधि या सोलर इंसोलेशन का मैकेनिज्म। तो यहां पर हम देख रहे हैं सूर्य तप की जो क्रियाविधि है उसके लिए दो लॉ जो है वो फॉलो होते हैं। पहला जो लॉ है वो विन्स डिस्प्लेसमेंट या वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम। और सेकंड आपका आता है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सोलर इंसोलेशन के मैकेनिज्म, तो इसके संबंध में हमको दो सिद्धांत पढ़ना रहता है, एक वीन का डिस्प्लेसमेंट सिद्धांत और एक आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब हम ये जानते हैं कि ये सिद्धांत क्या कह रहे हैं, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट नियम ये कहता है कि जो विकिरण होता है, रेडिएशन, उस रेडिएशन की तरंग लंबाई, क्या कह रहा है इसको शॉर्ट में अपन समझते हैं, विकिरण की तरंग लंबाई, विकिरण की तरंग लंबाई या रेडिएशन की वेवलेंथ, रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो विकिरण करने वाली, विकिरण की सरफेस, विकिरण करने वाली सरफेस के निरपेक्ष ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। किसके, विकिरण सतह के निरपेक्ष तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर हम इसको शो करें तो इस तरह से रहेगा, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, विकिरण करने वाली सरफेस के टेम्परेचर के। अब यहां पर देखिए विन साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी विकिरण करने वाली सतह का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, निरपेक्ष तापमान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ जो है, उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, शॉर्ट होगी। अब अगर हम सन पे अप्लाई करें तो सन क्या कर रहा है, विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, तो विकिरण उत्सर्जित करने वाला का सन का टेम्परेचर देखेंगे तो सन का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ जो है क्या होगी, शॉर्ट वेव होगी। क्लियर। तो इसी के फार्मूले के द्वारा जो है विंड डिस्प्लेसमेंट एक कांस्टेंट भी होता है, उसके द्वारा जो है आप सन का टेम्परेचर, जो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये आपको फिजिक्स का लॉ में आपको ज्योग्राफी के साथ में पढ़ा रहा हूं, तो अभी हम केवल ज्योग्राफी पे हम कंसंट्रेट करते हैं।
फिजिक्स का हम बाद में अलग से इस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला आपको ये वीन का नियम तो समझ में आ गया। वही बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्ज नियम। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो है वो ये कहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं क्या, विकिरण की प्रवाह की मात्रा। ये अपने नियम से क्या बताना चाह रहे हैं, प्रवाह की मात्रा, यानी कि सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन अपने इसमें से निकल रहे हैं उसका फ्लो जो है वो किस रेट पे रहेगा, यानी कि किसके द्वारा रेडिएशन ज्यादा होगा और किसके द्वारा कम होगा, और अगर रेडिएशन ज्यादा होगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर ये बात कर रहा है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन बताते हैं कि विकिरण के प्रवाह की मात्रा जो होती है, विकिरण के प्रवाह की मात्रा की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विकिरण की सतह के टेम्परेचर की 4 गुना शक्ति के बराबर होती है विकिरण। ये इसका फार्मूला है स्टीफन बोल्ट्ज का, यानी विकिरण की प्रवाह की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, विकिरण करने वाली सतह के। और कितने गुना होती है, तो 4 गुना, 4 टाइम्स जो है ये इसके आधार पर प्रवाह की मात्रा डिसाइड होती है। अब यहां पर हम देखें कि सन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके द्वारा निकलने वाले रेडिएशन की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा यानी अगर दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो विकिरण की प्रवाह की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, है ना, यानी कि उसकी इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी कम होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि लॉन्ग वेव जो है वो धीरे धीरे ट्रेवल करती है और शॉर्ट वेव जो है वो थोड़ा तेज ट्रेवल करती है। तो एक तो ये जान लिया हम, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव क्यों कह रहे हैं ये जान लिया। अब इसके बाद जो है आज के लिए मैं आप सोलर इंसोलेशन की क्या प्रोसेस होती है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। और इसी के साथ हमने सोलर इंसोलेशन की मैकेनिज्म को जाना है, जो कि विन्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और स्टीफन बोल्ट्ज नियम के द्वारा हमने जाना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये विन्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ है वो प्योरली जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फुल ब्लैक बॉडी के साथ में, पूर्ण कृष्णिका के साथ। पूर्ण कृष्णिका से तात्पर्य ये होता है ऐसी बॉडी जिसमें अगर पूरा जो प्रकाश है वो क्या है, उत्सर्जित कर लेती है, तो इसके कारण से वो क्या ब्लैक दिखाई देती है। तो उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण को जो है समझाने के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन और विन्स का नियम जो है प्रस्तावित किया गया था। क्योंकि अर्थ और सन को भी हम कुछ हद तक उसी लेवल में मानते हैं तो इस कारण से जो है ये उस पे भी अप्लाई होता है। तो आशा करता हूं कि आपको सोलर इंसोलेशन की मैकेनिज्म को समझाने में आज सफल रहूंगा। आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा सोलर इंसोलेशन को के इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में, कि सोलर इंसोलेशन जो है पृथ्वी पर पहुंचता है तो वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस हो गया, सन स्पॉट वाला फैक्टर हो गया, और सन की जो रेज आ रही है एटमॉस्फेयर को पार करते हुए अर्थ पे, उस एटमॉस्फेयर में किस तरह से उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, ये सारी घटनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डिटेल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।